Welcome to presentation on Nippon India Nifty 50 Value 20 Index Fund। तो निफ्टी 50 वैल्यू 20 इंडेक्स है, उसके ऊपर बेस ये इंडेक्स फंड लॉन्च किया निप्पल म्यूचुअल फंड ने। निप्पन इंडिया म्यूचुअल फंड का ये एनएफओ 4 फरवरी से 12 फरवरी तक खुला हुआ है, इनिशियल न्यू फंड ऑफर। उसके बाद ये क्लोज होने के बाद फिर वापस 18 फरवरी को दोबारा से रीपर्चेज के लिए खुलेगा। तो इस प्रेजेंटेशन में हमने ये जो इंडेक्स है निफ्टी 50 वैल्यू 20, इस इंडेक्स के बारे में जानने की कोशिश किया। और जो ये जो इंडेक्स है 1 जनवरी 2009 बेस डेट के हिसाब से 28 मार्च 2014 को लॉन्च हुई थी, और इसकी एनुअल रीबैलेंसिंग होती है, और बाकी इसमें जानकारी वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो इसमें चर्चा किया है इंडेक्स फंड वर्सेस एक्टिव फंड, मतलब पैसिव फंड वर्सेस एक्टिव फंड इन्वेस्टिंग में किसमें क्या फायदा नुकसान है और किसमें निवेश करना चाहिए, किस स्थिति में किसमें निवेश करना चाहिए। और उसके अलावा जो है इंडेक्स फंड वर्सेस ईटीएफ, उनके बारे में भी थोड़ा चर्चा किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ। फैक्ट, फिगर एंड ओपिनियन इन द प्रेजेंटेशन वीडियो आर बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन डिफरेंट एजेंसीज and public domain and published in good faith. Viewer in their own interest may like to cross-check and verify information from concerned source before making any financial commitment. Stock market investment are subject to market risk. Consult your financial advisor before committing any money. निफ्टी 50 वैल्यू 20 इंडेक्स जो है, जिसको एनएससी एनवी 20 भी बोला जाता है, ये जो है निफ्टी 50 की जो 50 कंपनियां हैं उनमें से 20 कंपनियां चुनी जाती है। बेसिस उनका होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, आरओसी, प्राइस अर्निंग रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू एंड डिविडेंड। ये 4 पैरामीटर के बेस पे 50 में से 20 कंपनियां चुनी जाती हैं, और जो करंट लिस्ट है उसकी जो 20 कंपनियां यहाँ पे दी हुई हैं। और इस इंडेक्स के ऊपर 2 इंडेक्स फंड आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड और कोटक म्यूचुअल फंड ने ऑलरेडी लॉन्च किए हुए, और निप्पन इंडिया का तीसरा फंड इंडेक्स फंड इस इंडेक्स के बेस पे लॉन्च अभी एनएफओ चल रहा है, मतलब हो गया। तो इस तरीके से इसके जो 20 फंड है निफ्टी 20 जो स्टॉक हैं जो निफ्टी के करंटली इसमें है, उनके नाम इधर दिए हुए: बजाज ऑटो, कोल इंडिया, गेल, ग्रासिम, एचसीएल टेक्नोलॉजी, हीरो मोटो, हिंडाल्को, हिंदुस्तान लीवर, आईटीसी, इंडसइंड बैंक, इन्फोसिस, जेएसडब्ल्यू स्टील, एलएनटी, एनटीपीसी, ओएनजीसी, पावर ग्रिड, टाटा कंसल्टेंसी, टेक महिंद्रा, यूपीएल, विप्रो, ये जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दी हुई है। और इधर जो दूसरी लिस्ट है ये वेटेज के हिसाब से दी हुई है। इसमें जो 31 दिसंबर को जो है इन्फोसिस का वेटेज सबसे ज्यादा 15.63 था, और 15% का वेटेज का कैप है इसमें। उसके बाद ये जो है टीसीएस है, और ये सब है। आगे इसमें करंट जो लेटर डेट का भी जो है इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन दिखाया हुआ है। तो ये बेसिकली ये इंडेक्स डिजाइन की थी टू रिफ्लेक्ट बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ ए डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ वैल्यू कंपनीज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ निफ्टी 50। तो बेसिकली कहने का मतलब ये कि निफ्टी 50 के अंदर 50 कंपनी है जो मार्केट कैप, फ्री फ्लोट मार्केट कैप के बेसिस पे उनका निफ्टी में इंक्लूजन या एक्सक्लूजन होता है। और उन 50 कंपनियों में से जो वैल्यू का बिहेवियर, जिनका जो है प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है, जिनमें वैल्यू नज़र आती है, ऐसी कंपनियों को इस इंडेक्स में रखा जाता है। और ये मोस्ट लिक्विड ब्लू चिप कंपनी है, एनएससी में लिस्टेड है, और ये है हिस्टोरिकली 1 जनवरी 2009 से इसको कंप्यूट किया गया। और at the time of rebalancing of share, change in index constituent, change in investable weight factor and weightage of index constituent wherever applicable is capped at 15%। तो वो इन्फोसिस का 15 से ज्यादा है, मगर उसको 15 पे कैप किया था। वेटेज ऑफ सच स्टॉक में इंक्रीज बियॉन्ड 15% बिटवीन द रीबैलेंसिंग पीरियड। तो इसीलिए वो 15.86 नजर आ रहा है, क्योंकि अब जब रीबैलेंसिंग जब होगा उसके बाद उसको 15 पे कम कर दिया जाएगा। This index can be used for variety of purpose: benchmarking, fund portfolio, issuance of index fund, ETF और structured product. Eligibility criteria इसके लिए क्या है? Company should be part of Nifty 50. Companies which are IRDA dividend norms compliant shall be considered eligible included in the index.
IRDA के डिविडेंड नॉर्म के अंदर में आनी चाहिए, तब इसमें इंक्लूड होगी, और निफ्टी में होनी चाहिए। दूसरी बात है, कंपनी सेलेक्टेड बेस्ड ऑन 4 पैरामीटर हैं, ROC, प्राइस अर्निंग, प्राइस टू बुक एंड डिविडेंड यील्ड। कंपनी रिलेटिवली लो प्राइस अर्निंग एंड लो प्राइस टू बुक, हायर डिविडेंड यील्ड एंड हायर ROC आर सेलेक्टेड। उसके बाद रीबैलेंसिंग इज ऑन एनुअल बेसिस इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम फर्स्ट वर्किंग डे आफ्टर F&O एक्सपायरी ऑफ दिसंबर। उसके बाद जो है, for review of index, average data of 6 month ending the cutoff date is considered. इंडेक्स की गवर्नेंस है, प्रोफेशनल टीम मैनेज ऑल NSE इंडेक्स, वो इसको भी मैनेज करती है। उसमें 3 टायर गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, जो NSE बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ NSE इंडाइसेस लिमिटेड एंड इंडेक्स एडवाइजरी कमेटी और इंडेक्स मेंटेनेंस सब कमेटी, इनके जो इसको गवर्न करते हैं। ये इंडेक्स की बात हो गई। इसके बाद इसकी जो पैरामीटर हैं, अभी करंट पैरामीटर 29 जनवरी की जो डेट के पैरामीटर हैं वो है 26.5, प्राइस अर्निंग 26.5 है, प्राइस टू बुक का है 3.79 और डिविडेंड यील्ड 2.28। और ये इसका ग्राफ दिया 2009 से जो कंप्यूट किया गया वो ग्राफ है अभी तक का। ये पोर्टफोलियो कैरेक्टरिस्टिक्स है। पीरियोडिक कैप्ड फ्री फ्लोट मेथोडोलॉजी कंस्टिट्यूएंट 20 है, लॉन्च डेट 28 मार्च 14, बेस डेट 1 जनवरी 2009, बेस वैल्यू 1000, ऑनलाइन डेली कंप्यूटेशन, और उसके बाद रीबैलेंसिंग एनुअल। क्वार्टर टू डेट रिटर्न 0.62, क्वार्टर टू ईयर 0.62, क्योंकि क्वार्टर ईयर सब कुछ अभी तो शुरू ही हुआ है जनवरी में। एक साल का 28% रिटर्न है इसका। प्राइस रिटर्न और टोटल रिटर्न 31 है, 5 ईयर का 14%, टोटल रिटर्न 17.31 और सिंस इंसेप्शन 17.31 और 19.55 ये इसके इंडेक्स के रिटर्न है। स्टैंडर्ड डेविएशन 17.61 और ये 27.61 और 5 साल का जो है 17.11 है सिंस इंसेप्शन। बीटा कम है। कोरिलेशन विद निफ्टी 0.88, 0.87, 0.93 इस तरह के हैं। सेक्टर प्रेजेंटेशन में IT है, कंज्यूमर गुड्स है, मेन है, बाकी और छोटे छोटे हैं। उसके अलावा TCS, इन्फोसिस, हिंदुस्तान लीवर, ITC ये इसमें बड़ा वेट रखते हैं। तो अभी ये तो इंडेक्स की बात होगी जिसके बेसिस पे इंडेक्स फंड लॉन्च किया। अभी म्यूचुअल फंड की जो जानकारी होती है, म्यूचुअल फंड का कैटेगराइजेशन किया गया, सेबी ने इक्विटी फंड का कैटेगराइजेशन किया, जो 5 प्रकार की जो बेसिक ब्रॉड कैटेगरी है, उसमें इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, सॉल्यूशन और अदर के अंदर 2 वैरायटी होती है, ETF और FOF। और ETF कैटेगरी में मतलब ETF और इंडेक्स और एक कैटेगरी और FOF दूसरी कैटेगरी। तो ETF ऑब्लिक इंडेक्स कैटेगरी में ये फंड जो है आएगा। तो अभी उसमें क्या होता है, इंडेक्स फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ एन पर्टिकुलर इंडेक्स विच इज बीइंग रिप्लिकेटिंग और रिप्लिकेटेड या ट्रैक्ड 95% ऑफ असेट, उसमें ये रिक्वायरमेंट है इसका फंड का क्लासिफिकेशन का कि 95% ऑफ टोटल असेट उसके जो है वो इंडेक्स में ही निवेश होंगे। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी में 95% होगा, 5% वो रख सकता है। और ओपन एंडेड है, स्कीम रिप्लिकेटिंग या ट्रैकिंग इंडेक्स, नाम बोलते इंडेक्स का नाम हो के बाद FOF है जानकारी। और ये जो म्यूचुअल फंड कैटेगरी जो बढ़ती जा रही, अब जितना पढ़िए उतना कम पड़ेगा, नया नया स्कीम लॉन्च करता जाता है। और अभी इसमें क्यों इन्वेस्ट किया जाए उसको जानने के लिए हम इसमें 2 चीज की चर्चा करते हैं कि एक तो होता है कि आपको कोई भी फंड में बेंचमार्क की जरूरत है। अब ये क्योंकि पैसिवली मैनेज फंड है, बेसिकली वो बेंचमार्क ही है, इसमें वो बेंचमार्क वाली इशू नहीं रहती। दूसरी इसमें आती है कितने लोग इन्वेस्ट करते हैं, क्या आप ही कर रहे हैं या आप छूट गए, बाकी सब लोग उसी में करते हैं और आप नहीं करते। तो वो जानने के लिए कि कहाँ पे लोग ज्यादा निवेश होता है। तो टोटल जो मार्केट में AUM है 31 दिसंबर एंड में वो 30,96,000 करोड़ है। उसमें से 8,87,000 करोड़ जो है आपका इक्विटी में है, डाइवर्सिफाइड इक्विटी में, और 14 लाख करोड़ जो है डेट में है। उसके अलावा आप देखिए कि हाइब्रिड में 3 लाख करोड़ है। और ये जो है इंडेक्स कैटेगरी जो है अदर स्कीम, दूसरा एक सोल्यूशन ओरिएंटेड में तो 21,000 ये कुछ है नहीं। अदर स्कीम उसमें 3 वैरायटी है। इंडेक्स फंड में 14,000 करोड़ है और गोल्ड ETF में 13,000 करोड़। और यहाँ पे जो बाकी बच गया अदर ETF में 2,47,000 करोड़। तो ETF में बहुत ज्यादा होता है, उसका दूसरा वजह है एक फंड ऑफ फंड जो इन्वेस्टिंग ओवरसीज उनका इधर है और डोमेस्टिक का 22,000 करोड़ इधर है। तो टोटल मिला के इधर 2 लाख है और इंडेक्स में ज्यादा है, यहाँ पे इंडिया में निवेश नहीं होता है। तो
वो चीज ध्यान में रखना है कि ज्यादा लोग यहाँ पे निवेश नहीं करते, तो आपको करना चाहिए नहीं करना, ये चीज ध्यान में रखते हुए सोचना है। जहां तक फंड हाउस का सवाल है, जो बड़े फंड हाउस हैं वो SBI, HDFC, ICICI के बाद दो बड़े कोटक महिंद्रा और निप्पन। 2 लाख करोड़ ज्यादा इनका AUM है दिसंबर एंड में। उसके बाद जो ये पर्टिकुलर स्कीम है, इसकी फीचर्स की चर्चा करेंगे। वो ये है कि इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट रिटर्न क्लोजली corresponding to the total return of the security as represented by Nifty 50 Value 20 इंडेक्स। मतलब बेसिकली इंडेक्स की जो टोटल रिटर्न इंडेक्स होती है, उसका रिटर्न थोड़ा सा उसमें डिविडेंड वगैरह भी काउंट होता है, तो वो टोटल रिटर्न इंडेक्स के हिसाब से रिटर्न देने का कोशिश करेगा फंड, और सब्जेक्ट टू ट्रैकिंग एरर। लिक्विडिटी रिपर्चेज रिडम्पशन प्रोसीड जो नॉर्मल रहता है। AMC विल पे 15% इंटरेस्ट पर एनम अगर डिले होगा 10 दिन से ज़्यादा। उसके अलावा बेंचमार्क जो है वही सेम है इंडेक्स, जिसके ऊपर तो इंडेक्स फंड ही बना हुआ है, तो वो बेंचमार्क होना ही है, वो कोई इशू नहीं है यहाँ पे। बड़ी एंट्री लोड एग्जिट लोड नील है। 5,000 मिनिमम इन्वेस्टमेंट और उसके बाद 1,000 के मल्टीपल। और दूसरी जो फीचर यहाँ पे आप देखेंगे तो 95 to 100% उसको इंडेक्स में रखना है, मीडियम टू हाई रिस्क होगा, और 0 से 5% लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए ओपन एंडेड स्कीम रिप्लिकेटिंग एंड ट्रैकिंग निफ्टी 50 वैल्यू 20 इंडेक्स। ये वही चीज दिया हुआ है। तो इसमें बेसिकली क्यों लॉन्च किया है फंड का जस्टिफिकेशन, फंड हाउस का निप्पन इंडिया म्यूचुअल फंड का, ये है कि इसकी अभी भी पी रेशियो 28.8 है, जबकि निफ्टी 500 की जो पी रेशियो है अभी जो बाजार हाईएस्ट पॉइंट पे चल रहा है तो 45.45 है, 54, और निफ्टी 100 39.8, और निफ्टी 50 ये 15 जनवरी के डाटा है, अभी उसके भी और ऊपर आ गई होंगी। निफ्टी 50 39 और इसका 28 है। प्राइस टू बुक में जो है 4 है, इसमें तो बहुत ज्यादा कंफर्ट नहीं है। प्राइस अर्निंग में जरूर कंफर्ट है, क्योंकि ये जो कंपनियां इसमें सेलेक्ट करते हैं उनका प्राइस टू बुक जो है ज्यादा ही है रिलेटिवली। डिविडेंड यील्ड ज्यादा है, तो डिविडेंड यील्ड जब ओवर वैल्यू स्टॉक होता है तो उसका डिविडेंड यील्ड घट जाता है। तो ट्रैकिंग एरर के बारे में जानकारी है कि ट्रैकिंग एरर का डेफिनेशन वगैरह है, इसमें बहुत ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। बेसिकली ट्रैकिंग एरर मिनिमाइज करने के लिए फंड हाउस कोशिश करता है कहीं भी जब इंडेक्स फंड में। स्टैंडर्ड रिस्क फैक्टर जो सब इक्विटी रिलेटेड जो भी होते हैं, और वो सब इसमें दिया हुआ है, बहुत बारीक में जाने की कोई जरूरत नहीं समझते हैं। उसके अलावा जो है इसमें क्या है प्रपोज्ड स्कीम में असेट एलोकेशन पैटर्न जो 95 to 100 जो बात की, और 0 से 5% जो लिक्विड वगैरह में रहेगा। प्राइमरी इन्वेस्टमेंट पैटर्न जो है वो रिप्लिकेट करना है इंडेक्स को, और परफॉर्मेंस जो है निफ्टी 50 वैल्यू 20 ट्राई से जो टोटल रिटर्न इंडेक्स से सब्जेक्ट टू एरर ये होगा। और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी जो है उसकी वो है पैसिवली मैनेज इंडेक्स फंड है, जैसा नाम से पता है इंडेक्स फंड है, पैसिवली मैनेज होता है। और स्कीम जो है वो उसी से अपना गोल वगैरह हासिल करने की कोशिश करेगी। दिस फंड, ये खास बात है, दिस फंड इज आइडियल फॉर दोज इन्वेस्टर हु वुड लाइक टू पार्टिसिपेट इन इंडियाज ग्रोथ स्टोरी बाय पैसिवली इन्वेस्टिंग इन ए वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ वेल नोन कंपनीज एज अप्रोक्सीमेटली रिप्रेजेंटेड बाय निफ्टी 50 वैल्यू 20 इंडेक्स। तो जिन लोगों को उस इंडेक्स में बहुत विश्वास है और जो पैसिव मैनेज में विश्वास रखते हैं, ऐसे निवेशक के लिए बहुत अच्छा फंड माना जाएगा। डिफरेंशिएशन इसका खास बात यह है कि ये फंड जो है ओपन एंडेड इंडेक्स स्कीम है विच विल बी पैसिवली मैनेज विद इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स इन proportion which is similar to the weightage of the index in Nifty 50 Value 20 इंडेक्स। रिस्क मिटिगेशन के लिए जो नॉर्मल जो प्रिकॉशंस ली जाती हैं वो इसमें ली जाएंगी। तो की फीचर वही है, ओपन एंडेड स्कीम रिप्लिकेटिंग ऑब्लिक ट्रैकिंग निफ्टी 50 वैल्यू 20 इंडेक्स। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव टू इन्वेस्ट जो अभी रिपीट करने की जरूरत नहीं समझते हो इसमें। सेटल लोकेशन 95 to 100 इंडेक्स में रहेगा, कंस्टिट्यूएंट में रहेगा, 0 to 5 मनी मार्केट में लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए रहेगा। उसके अलावा जो फंड मैनेजर है मेहुल डामा, ये जो इनके बाकी ETF के फंड मैनेजर है, बहुत सारे ETF सवाल थे। और बाकी उसका डिटेल 4 फरवरी को ओपन हो रही है NFO, और 12 फरवरी को क्लोज हो रही है। और जो रिस्कोमीटर में वेरी हाई कैटेगरी है, लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ के लिए ठीक है।
investment in equity and equity related securities and portfolio replicating the composition of Nifty 50 value 20 index subject to tracking error. बेनिफिट इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के क्या होते हैं वो ये देख लीजिए. कंस्ट्रक्टेड टू ट्रैक एन इंडेक्स, ओपन एंडेड फंड होता है, डाइवर्सिफिकेशन थ्रू सिंगल यूनिट, जनरली लोअर एक्सपेंस रेशियो एज कंपेयर टू एन एक्टिव फंड. क्योंकि पैसिव फंड होते हैं इनमें जो है एक्टिव फंड से का एक्सपेंस कम होता है. और परफॉर्मेंस ट्रैकिंग द अंडरलाइंग बेंचमार्क इंडेक्स, जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो निफ्टी 50 वैल्यू 20 इंडेक्स है, उसी से परफॉर्मेंस ट्रैकिंग होगा. और इसीलिए ट्रांसपेरेंट होता है क्योंकि मिमिक करती है इंडेक्स को. उसमें फंड मैनेजर को गलती करने का बहुत ज़्यादा चांस नहीं होता और उसके स्टॉक सिलेक्शन से फंड को नुकसान होने की संभावना नहीं रहती, बायस का खत्म हो जाता है. और मेथडोलॉजी पार्ट ऑफ निफ्टी 50 होना, डिविडेंड कंपोनेंट नॉर्म होना और सिलेक्शन बेस्ड ऑन स्टॉक रैंकिंग. 40% आरओसी का वेटेज है, 30% प्राइस अर्निंग का, 20% प्राइस टू बुक का, 10% डिविडेंड यील्ड का वेटेज है. उसके बेसिस पे इसमें निवेश किया जाएगा. ये सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है इसका. डिजाइन टू रिफ्लेक्ट बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ दोज 20 कंपनीज. और उसके बाद जो है आपको ये सेक्टोरल एलोकेशन ओवर ईयर्स इसमें किस तरह का रहा है निफ्टी 50 वैल्यू 20 इंडेक्स में 2016 में. आप देखिए जो येलो कलर है वो काफी ज्यादा नजर आ रहा है. येलो कलर क्या है? टेलकॉम है. अभी टेलकॉम का कुछ भी नहीं है, बहुत कम हो गया. और दूसरा जो है ये लाल वाला रंग है ऑयल एंड गैस, इसका भी वेटेज बहुत कम हो गया है. तो इस तरह से बदलता रहता है. ये ब्लू कलर है आईटी है, आईटी का काफी बड़ा ही है, अभी भी बड़ा है, पहले भी काफी बड़ा था. कंज्यूमर गुड्स का भी काफी बढ़ गया है. तो इस हिसाब से वो सेक्टरल एलोकेशन उस हिसाब से जो पैरामीटर के हिसाब से बदलता रहता है. अभी इसमें यहाँ पे निफ्टी 50 वैल्यू 20 इंडेक्स जो है इसकी मेथोडोलॉजी में इसका ग्राफिकल दिया हुआ है. निफ्टी 50 वैल्यू 20 का निफ्टी 50 और निफ्टी 500 के साथ में प्राइस अर्निंग का डिटेल दिया हुआ है, डिविडेंड यील्ड का डिटेल दिया हुआ है, प्राइस टू बुक का डिटेल दिया हुआ, ग्राफिकल, एंड देन आरओसी परसेंटेज में दिया हुआ है. तो निफ्टी 50 वैल्यू 20 का आरओसी ज्यादा होता है क्योंकि आरओसी के बेसिस पे आपने स्टॉक सिलेक्शन किया है. और प्राइस अर्निंग कम होगा, इसके नीचे ही रहेगा क्योंकि आप लो प्राइस अर्निंग वाले स्टॉक लेंगे. सेम आपका प्राइस टू बुक भी कम रहेगा क्योंकि आप लो प्राइस टू बुक के भाई, लेकिन वो भी यहाँ पे काफी हद तक जो 4 के आसपास ही है वहीं पे पहुंच गया. दूसरा जो ये है डिविडेंड यील्ड जो है इनका ज्यादा होगा, बाकी का कम होगा. तो उसी तरह से ग्राफ में दिखा रहे हैं. बाकी इन्वेस्ट इसमें क्यों करना है? टू एक्सपोजर टू स्टॉक सेलेक्टेड बेस्ड ऑन की वैल्यू पैरामीटर लाइक हाई आरओसी, लो प्राइस अर्निंग, लो पीबी एंड हाई डिविडेंड यील्ड. और ब्लू चिप वैल्यू कंपनी इंडेक्स कंटेंट टॉप 20 फंडामेंटली ड्रिवन वैल्यू ब्लू चिप companies filtered from Nifty 50 index universe. Elimination of non-systematic risk like stock picking and portfolio manager selection via investing in Nifty 50 value 20. उसमें वो चीज खत्म हो जाएगी सिलेक्शन की वजह से. अपॉर्चुनिटी टू अलाउ नॉन डीमैट अकाउंट होल्डर टू सीक एक्सपोजर टू वैल्यू 20 वाया इन्वेस्टिंग इन निप्पन इंडिया वैल्यू इंडेक्स फंड. बेसिकली ईटीएफ के लिए डीमैट की जरूरत पड़ती है और इंडेक्स फंड में आपको ऑप्शन होता है, इधर यू कैन इन्वेस्ट थ्रू डीमैट अकाउंट और थ्रू फिजिकल. एसआईपी की सुविधा होती है जो उसमें नहीं होती है डायरेक्टली. एक्चुअली निफ्टी 50 वैल्यू 20 में आपको ईटीएफ मिल जाएंगे, तो ईटीएफ में आपको जो एसआईपी की सुविधा नहीं मिलेगी. और दूसरा जो डीमैट नहीं है तो आप उसमें निवेश नहीं कर सकते. और इसमें जो है वो पॉसिबिलिटी है. और लो कॉस्ट होता है इंडेक्स फंड का, वो तो एक कॉमन फीचर है. और स्कीम की जो है लॉन्च डेट 4-12 फरवरी के बीच में है. ये बाकी कोई डिटेल दिया हुआ है, कुछ इसमें नया नहीं. और रिस्क को मीटर अगर देखते हैं तो हाई कैटेगरी है, हाई रिस्क वाला फंड है ये. मार्केट में और आपका मीडिया में और न्यूज़पेपर में आपको बहुत बार इस तरह की एडवाइस मिलेंगी कि पैसिव फंड में, इंडेक्स फंड में एक्सपेंस रेशियो बहुत कम रहता है, उसमें निवेश करने से आपको ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है क्योंकि आपका जो एक्सपेंस कम है. तो एक्सपेंस जो पे करते हैं आप डाइवर्सिफाई एक्टिव फंड में, एक्टिवली मैनेज फंड में, वो बिकॉज फंड मैनेजर जो उसमें रहता है वो ही प्रॉमिस टू गिव यू सर्टेन अल्फा ऑफ द बेंचमार्क. तो वो बेंचमार्क अगर अल्फा पॉजिटिवली जनरेट कर पा रहा है तो इट इज वर्थ पेइंग द एक्सपेंस. क्वेश्चन अराइज कि अभी आपको इंडेक्स फंड में निवेश करने चाहिए या डाइवर्सिफाइड या एक्टिव फंड में निवेश करना चाहिए. तो उसके लिए एक स्टडी किया गया 271 फंड का
लेके, तो उनके 10 साल के रिटर्न देखे, 5 साल के रिटर्न, 3 साल के रिटर्न देखे और प्राइस वोलेटिलिटी लास्ट 3 ईयर का देखा। इसको हिसाब से जो रिजल्ट आए उसमें 71 फंड में लार्ज कैप 64, मिड कैप 57, स्मॉल कैप 23, मल्टी कैप 73, वैल्यू 28 और इंडेक्स फंड 26। तो इनके जब 10 साल के रिटर्न देखते हैं तो मिड कैप फंड के रिटर्न देखिए 22% है, जबकि इंडेक्स फंड के रिटर्न 15%। तो आपका इवन मतलब आपने उसमें 1% दे दिया तो फिर भी आपका जो मिड कैप का जो रिटर्न जो है ज़्यादा आ गया। उसके बाद 5 ईयर में भी अभी 12 से 19 है, और खाली 3 ईयर में आप देखें इंडेक्स फंड 14% है और मिड कैप फंड 13% है। 14% खाली वैल्यू फंड का है और बाकी किसी का 14% नहीं है 3 साल में। तो अगर 3 साल का पीरियड है तो हो सकता है उसमें इंडेक्स फंड आपको आउट परफॉर्म करके दे दे, बिकॉज फंड मैनेजर मे नॉट बी एबल टू जनरेट अल्फा फॉर यू विद इन ए पीरियड ऑफ 3 ईयर। उसकी जो स्टॉक पिक है उनको टाइमिंग कई बार इशू रहती है। दूसरा वोलेटिलिटी का जहाँ तक सवाल है, वोलेटिलिटी इनमें लार्ज कैप फंड में कम है, इंडेक्स फंड से भी कम है, और मिड कैप स्मॉल कैप फंड में तो वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है, जो दैट इज नोन। तो इस तरह का रहता है। तो एक्सपर्ट क्लेम दैट इंडेक्स फंड आर बेटर फॉर कॉमन मैन। दे टेक फॉलोइंग पॉइंट। जब वो बोलते हैं कि कॉमन इंसान को इंडेक्स फंड में निवेश करना चाहिए तो उसके कारण क्या, तो होल्डिंग पीरियड, यदि आपका होल्डिंग पीरियड 3 साल या उससे कम है और आप इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको फिर इंडेक्स फंड में निवेश करने के बारे में सोचना चाहिए। और क्योंकि फिर भी प्राइस वॉलेटिलिटी तो रहेगा और रिटर्न जो है वो छोटा पीरियड है, तो उसमें इंडेक्स फंड की रिटर्न ये जो है एक्टिवली मैनेज फंड से ज़्यादा होने की उम्मीद रहती है। एक्सपेंस रेशियो तो कम रहता ही है। और अगर 5 साल से ज़्यादा का आपका निवेश का पीरियड है तो ये मतलब फैक्चुअल है कि आपको जो है इंडेक्स फंड में कम रिटर्न मिलेगा और जो एक्टिवली मैनेज फंड में रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। इस तरह का है। 10 साल के पीरियड में जैसा यहाँ एक स्टडी किया गया कि 25,000 रुपए की अगर SIP किया पर मंथ की 10 साल के लिए, तो उसमें मिड कैप फंड ने 22.3% रिटर्न जनरेट किया, जो 25,000 से 1.1 करोड़ हो गया। और वही रुपया अगर इंडेक्स फंड में निवेश करते हैं तो उसमें 70 लाख खाली होता है, तो 40 लाख रुपए का डिफरेंस हो गया। और ये 7% रिटर्न डिफरेंस है, ये 22% है, इसमें 15% है, तो 7% का रिटर्न डिफरेंस और इधर 40 लाख रुपए का डिफरेंस, तो ये होता है। आल्दो एक्सपेंस तो कम ही है, फिर भी आपका जब 30 ये जो 40 लाख रुपए का जो डिफरेंस है वो छोटा नहीं है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो अगर मतलब ये कंक्लूजन है, अगर आपको छोटे समय के लिए है, 3 साल तक करना है निवेश, तो इंडेक्स फंड में निवेश कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। और दूसरा एक इशू रहता है कि इंडेक्स फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी शेयर करेंगे। उसमें ये है कि इंडेक्स फंड जो है वो तो क्या है, आपको फंड हाउस मैनेज करती है और उसमें एट द एंड ऑफ द डे जो NAV है उसी पे आप निवेश कर सकते हो। ETF जो है दे आर ट्रेडिंग इन द स्टॉक एक्सचेंज लाइक शेयर, तो उसका दिन में पूरे दिन में ट्रेडिंग होता है और मार्केट में जैसे उतार चढ़ाव होता है, आप घटा सकते हैं, बेच सकते हैं उसको, वो सब सुविधाएं उसमें मिलती है। तो वो ETF है। तो ETF में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए ETF में AUM बहुत ज़्यादा है। इंडेक्स फंड में उतना नहीं है, पैसिव कैटेगरी है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उसमें इसलिए नहीं होता। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट मोस्टली ETF में होता है, और जो है इंडिविजुअल इन्वेस्टर इसलिए जो भी इंडेक्स से जब में इंटरेस्ट ज़्यादा रखते हैं वो पैसिवली मैनेज इंडेक्स फंड में निवेश करते हैं। तो ये है एक्टिव वर्सेस पैसिव के बारे में रिटर्न की हमने किया कैलकुलेशन। तो इसमें 10 साल के रिटर्न दिए हुए हैं। ये इंडेक्स फंड ने 3-4 इंडेक्स फंड दिए हुए हैं, UTI का और निप्पन के 3 है। बाकी जो लार्ज कैप फंड है इसकी जो कैटेगरी में आते हैं वो हैं, उनके रिटर्न आप 10 साल में देखिए तो 11% आते हैं कि दो जो इंडेक्स फंड है, सेंसेक्स निफ्टी, और UTI वाला उसका 11.7% आता है। बाकी जो यहाँ पे आप देखेंगे तो 11.5 11.2 एक ही है, बाकी 18 फंड का हमने जो स्टडी है इसमें 11.5 एंड अबव रिटर्न है 10 साल के पीरियड में। 5 साल के पीरियड में इसमें 16 करीब है। तो 5 साल के पीरियड में जो है यहाँ पे खाली 16 से ऊपर वाले कम है, आपको कम हो गए। तो जैसे आपका पीरियड लंबा होगा तो उसमें आपको एक्टिवली मैनेज फंड ज़्यादा रिटर्न देंगे, और अगर पीरियड छोटा है तो ये कंक्लूजन इससे निकल के आता है। तो ये जानकारी शेयर किया गया जिससे आप बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं आपको इंडेक्स फंड में निवेश करना है या फिर एक्टिवली मैनेज फंड में निवेश करना है, जैसे इनके दूसरे फंड है रिलायंस ग्रोथ फंड वगैरह वगैरह। और वीडियो में दिया हुआ जानकारी आपको समझ में अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और
हमारा जो ट्विटर हैंडल है ब्यूसंसी2, वहाँ पे जाके आपको पूरा वीडियो और संबंधित जानकारी मिल जाएगा। उसमें भी आप विजिट कर सकते हैं ट्विटर के ऊपर।